ए एन और द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है क्योंकि इनका प्रयोग एक और कोई एक के अर्थ में अनिश्चितता का बोध कराने के लिए किया जाता है, जबकि द को डेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है क्योंकि इनका प्रयोग निश्चितता का बोध कराने के लिए किया जाता है। ए एन और द के काफ़ी सारे यूज हैं जो कि मैं आपको आगे एक्सरसाइज में आवश्यकता अनुसार एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा। हे गाइस, माय नेम इज अर्जागम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे इनकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं हर रोज़ इस चैनल पर शाम के 9 बजे लाइव आता हूं, तो आप हमसे लाइव में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज पर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्शन देखेंगे। डायरेक्शन में क्या कहता है, यूज ए एन और द वेयर नेसेसरी, अर्थात आपको ए एन या फिर द प्रयोग करना है यदि आवश्यकता हो। ठीक है, उसके बाद कहता है पुट ए क्रॉस मार्क वेयर नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, और कहता है जहाँ पर आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, ए एन या फिर द की आवश्यकता नहीं है, तो आप वहाँ पर इस तरह से एक क्रॉस मार्क लगा दें। ठीक है, तो ये डायरेक्शन था, निर्देश था। अब हम देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। जैसा कि यहाँ पर है आई सॉ डैश बॉय, फुल स्टॉप है, फिर है डैश बॉय वाज वीपिंग। यहाँ पर एक रूल आप सिंपली ध्यान में रखें, यदि किसी स्टोरी या फिर किसी स्पीच या फिर किसी डिस्कोर्स में, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार जब प्रयोग में आता है तो उसके पहले ए या फिर एन प्रोनाउंसिएशन के विचार से आवश्यकता अनुसार प्रयोग में आता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो श्रोता है वो उस नाउन से पूर्व परिचित नहीं है। बट जब इन्हीं नाउन्स का, ठीक है, रिपीटेशन होता है, यानी कि दूसरी बार तीसरी बार जब ये प्रयोग में आता है, तब तक में क्या होता है, जो श्रोता होता है, जो लिसनर होता है, वो उस नाउन से परिचित हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, नाउन निश्चित हो जाता है, तब उसके पहले द प्रयोग में आता है। रूल आप एक बार फिर से समझ लें, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग, ठीक है, किसी स्टोरी, किसी स्पीच या फिर किसी डिस्कोर्स में, ठीक है, डिस्कोर्स का मतलब हो जाता है प्रवचन, आप बोल सकते हैं। ठीक है, जब पहली बार होता है तो जो श्रोता होता है वो उस नाउन से उस वक्त क्या होता है, अपरिचित होता है, इसलिए अनिश्चितता का बोध कराने के लिए उस नाउन के पहले प्रोनाउंसिएशन के विचार से ए या फिर एन प्रयोग किया जाता है। बट उसी स्टोरी या फिर स्पीच या फिर डिस्कोर्स में जब उसी नाउन का रिपीटेशन होता है, जब दूसरी बार तीसरी बार प्रयोग में आता है, तब क्या होता है, तब तक में जो श्रोता होता है उस नाउन से परिचित हो जाता है, अर्थात नाउन पर निश्चित हो जाता है, इसलिए दूसरी बार तीसरी बार में उस नाउन के पहले क्या होता है, द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये रूल है। अब यहाँ पर हम आते हैं तो क्या है, आई सॉ डैश बॉय, फिर है फुल स्टॉप, फिर है डैश बॉय वाज वीपिंग। तो ये एक प्रकार का आप स्टोरी समझ लो या फिर आप स्पीच समझ लो, ठीक है, या फिर आप डिस्कोर्स समझ लो, प्रवचन, कुछ भी हो। बट यहाँ पर क्या है कि ये पहली बार प्रयोग में आया है, तो यहाँ पर अनिश्चितता का बोध कराने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन के विचार से ए या फिर एन प्रयोग कर लेंगे। तो बॉय का प्रोनाउंसिएशन आप सभी को पता है, कंसोनेंट साउंड आता है, व्यंजन ध्वनि आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली ए प्रयोग करेंगे। बट इसी स्टोरी या फिर इसी स्पीच में देखो इसका क्या हो रहा है, बॉय का रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पर बॉय था, फिर से बॉय आ गया, तो सिंपली यहाँ पर आप द लगा दो। ठीक है, द बॉय वाज वीपिंग, अर्थात आई सॉ ए बॉय द बॉय वाज वीपिंग। आई होप कि ये कंसेप्ट आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। चलिए अगला सेंटेंस है, देयर वाज डैश किंग। तो सिंपली यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए किंग। ठीक है, क्योंकि किंग का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड आता है। ठीक है, फिर है डैश किंग वाज वेरी काइंड, तो यहाँ पर सिंपली द लगा देंगे। ठीक है, अर्थात देयर वाज ए किंग द किंग वाज वेरी काइंड। चलिए अगला सेंटेंस, आई हैव ए कार। देखो यहाँ पर नाउन पहली बार प्रयोग में आया है तो इसके पहले ए प्रयोग में आया है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, कार अर्थात नाउन का रिपीटेशन हो रहा है, तो सिंपली यहाँ पर आप क्या करेंगे, द प्रयोग कर देंगे। द कार इज वेरी ब्यूटीफुल, अर्थात आई हैव ए कार द कार इज वेरी ब्यूटीफुल। फिर क्या है, आई सॉ सम बॉयज। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बॉयज है, तो नाउन यहाँ पर पहली बार प्रयोग में आया, बट फिर क्या हो रहा है, नाउन का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, सिंपली आप ध्यान रखेंगे जो नाउन का रिपीटेशन हो रहा है तो आप वहाँ पर द लगा दो। क्यों द लगा देना है, क्योंकि आपको निश्चितता का बोध कराना है। जो श्रोता है वो अब इस नाउन से परिचित हो चुका है। जब पहली बार कहा गया तो अभी श्रोता अपरिचित था उस नाउन से, अनिश्चितता का बोध हो रहा था, बट दूसरी बार जब प्रयोग में आया तो अब तो वो जो श्रोता है वो उससे परिचित हो चुका है, तो सिंपली द लगा देंगे। आई सॉ सम बॉयज द बॉयज वर क्वारलिंग। ठीक है, चलिए
दिस इज डैश पेन आई बाउट एस्टरडे। अब यहाँ पर इसका थोड़ा सा आप मीनिंग समझ लो, दिस इज डैश छोड़ देते हैं, ठीक है। दिस इज पेन आई बाउट एस्टरडे कहता है कि यह कलम मैंने कल खरीदा, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा सेंस है नहीं, यहाँ पर होगा दिस इज द पेन आई बाउट एस्टरडे, यानी कि यह वही कलम है जिसे मैंने कल खरीदा, ठीक है। तो स्पष्ट है मैंने खरीदा है तो मैं परिचित हूँ ना, तो यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, द प्रयोग करेंगे। इसे आप इस तरह से सिंपली समझो कि दिस इज द पेन आई बाउट एस्टरडे, कलम मैंने खरीदा है तो मैं कलम को पहले देख चुका हूँ तो परिचित है, तो द प्रयोग कर देंगे आसान भाषा में, दिस इज द पेन आई बाउट एस्टरडे, ठीक है। अब फिर क्या है, डैश हॉर्सेज वर वेरी बैड। अब देखो डैश छोड़ देते हैं, हम कहते हैं हॉर्सेज वर वेरी बैड। इस सेंटेंस को थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगा के देखो, हॉर्सेज वर वेरी बैड मैं कह रहा हूँ यदि, ठीक है, तो अर्थात मैं कह रहा हूँ कि घोड़े बहुत बुरे थे। अब वे बुरे कैसे थे, जब मैंने उसे देखा तब तो वो बुरा मुझे लगा, ठीक है, अर्थात मैं तो उन घोड़ों से परिचित हूँ। स्पष्ट है, नाउन यहाँ पर निश्चित हो गया, तो द प्रयोग कर देंगे सिंपली, द हॉर्सेज वर वेरी बैड, ठीक है, घोड़े बहुत बुरे थे। और यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लो, ठीक है, वैसे तो मैंने आपको एक्सरसाइज यानी कि ये कितना है 37 है, तो 36, 35 और 34 में मैंने आपको बता दिया, फिर भी यहाँ पर बता देता हूँ। देखो सिंपली रूल ये है कि जब नाउन प्लूरल रहता है या फिर अनकाउंटेबल रहता है तब इनके पहले द प्रयोग में नहीं आता है। बट जो स्पीकर है, जो वक्ता है, यदि उस नाउन से पूर्व परिचित रहता है तब हम निश्चितता का बोध कराने के लिए फिर चाहे नाउन प्लूरल रहे या फिर अनकाउंटेबल रहे तब प्रयोग कर लेते हैं। बस यही सिचुएशन यहाँ पर भी है, ठीक है। नाउन प्लूरल है बट निश्चितता का बोध कराने के लिए यहाँ पर द प्रयोग किया गया, ठीक है। द हॉर्सेज वर वेरी बैड। अब क्या है, डैश वाटर इज यूजफुल फॉर लाइफ। एक चीज़ आप समझ लो, अभी मैंने आपसे कहा ना कि सामान्य तौर पर अनकाउंटेबल नाउन का जब प्रयोग रहता है तो इसके पहले द प्रयोग में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि वाटर इज यूजफुल फॉर लाइफ, यानी कि जल जीवन के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सामान्य तौर पर कहा जा रहा है या फिर आप बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेंस में कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर द नहीं लगाएंगे, ठीक है। सिंपली यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस तरह से क्रॉस मार्क लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर नो आर्टिकल्स, वाटर इज यूजफुल फॉर लाइफ। अब देखो अगला क्या है, डैश वाटर ऑफ दिस वेल इज डर्टी। यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लें, देखो वाटर उसके बाद क्या है दिस वेल, यानी कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। तो जब नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन रहे तो जो पहला नाउन रहता है उसके पहले द प्रयोग किया जाता है, ग्रामर का रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आप क्या करेंगे, द प्रयोग कर देंगे, अर्थात द वाटर ऑफ दिस वेल इज डर्टी। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, डैश गोल्ड इज डैश मेटल। ये दोनों क्या है, गोल्ड और मेटल दोनों अनकाउंटेबल नाउन है। तो सामान्य तौर पर हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले नो आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स प्रयोग नहीं करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मार्क लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। चलिए 10 नंबर में क्या कहता है, डैश गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस। यहाँ पर आप देखो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो क्या करेंगे, पहले नाउन के पहले द लगा देंगे, क्लियर। द गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, डैश हॉर्सेज कैन रन फास्ट। यहाँ पर एक चीज़ आप देखो, नाउन यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, ठीक है, नाउन प्लूरल है और ये सामान्य तौर पर कहा जा रहा है कि हॉर्सेज कैन रन फास्ट, यानी कि घोड़े तेज दौड़ सकते हैं, ठीक है। क्षमता का बोध करा रहा है, अर्थात यूनिवर्सल सेंस में व्यापक अर्थ में कहा जा रहा है, तो व्यापक अर्थ में है, नाउन प्लूरल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नो आर्टिकल्स, यहाँ पर द प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। हॉर्सेज कैन रन फास्ट। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में डैश हॉर्सेज ऑफ रम आर वेरी वीक। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखो, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो पहले नाउन के पहले सीधा आपको द प्रयोग कर देना है। द हॉर्सेज ऑफ रम आर वेरी वीक, यानी कि राम के घोड़े बहुत कमजोर हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, डैश मैंगो इज डैश टेस्टी फ्रूट। अब आप खुद ही देख लो, मैंगो क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हम द प्रयोग कर लेते हैं पूरी जाति का बोध करने के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, द लगा देंगे। अब देखो द मैंगो इज डैश टेस्टी फ्रूट। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखो, फ्रूट क्या है, आपका नाउन है और इसके पहले जो टेस्टी लगा हुआ है ये इसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो आपको पता है कि जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहता है
तब हम क्या करते हैं, उस एडजेक्टिव के ठीक पहले उस एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के विचार से ए या फिर एन प्रयोग कर देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि टेस्टी का प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट साउंड आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम ए प्रयोग करेंगे, अर्थात द मैंगो इज ए टेस्टी फ्रूट। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, डैश मैंगोज आर फाउंड इन समर। अब ये भी देखो व्यापक अर्थ में कहा जा रहा है कि मैंगोज आर फाउंड इन समर, यानी कि आम गर्मी के दिनों में पाए जाते हैं। स्पष्ट है कि व्यापक अर्थ में कहा जा रहा है, ठीक है, और नाउन यहाँ पर प्लूरल है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मार्क लगा देंगे, ठीक है, यानी कि सिंपली नो आर्टिकल्स, यहाँ पर क्रॉस मार्क लगा देंगे क्योंकि नाउन प्लूरल है और सामान्य तौर पर व्यापक अर्थ में कहा जा रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, डैश मैंगोज इन द ट्री आर नॉट राइप। इस सेंटेंस को आप देखो, कहता है मैंगोज इन द ट्री, इन द ट्री का मतलब हो गया कि किसी विशेष पेड़ में, ठीक है, कहता है कि पेड़ में आम पके हुए नहीं हैं। स्पष्ट है कि जो स्पीकर है, ठीक है, वो इस नाउन से पूर्व परिचित है। नाउन यहाँ पर क्या है, मैंगोज, ठीक है, आम को देख चुका है, ठीक है, आम देख लिया है, तो स्पष्ट है कि नाउन है तो प्लूरल मैंगोज, बट पूर्व परिचित है, निश्चित है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर द प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखो द मैंगोज इन द ट्री आर नॉट राइप, यानी कि किसी विशेष पेड़ में जो आम है पके हुए नहीं हैं। स्पष्ट है कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक में कोई भी डाउट्स नहीं बचे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में है डैश काउज ऑफ राम आर इल। अब देखो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो पहले नाउन के पहले सिंपली आपको द प्रयोग कर लेना है, द काउज ऑफ राम आर इल। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में कि डैश बॉक्स वाज मेड ऑफ आयरन। अब देखो बॉक्स है क्या, ये तो सिंगुलर कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हम द प्रयोग करते ही हैं, है ना, पूरी जाति का बोध कराने के लिए, तो सिंपली यहाँ पर द प्रयोग कर देंगे, द बॉक्स वाज मेड ऑफ आयरन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, डैश वाटर इन द पॉट इज डर्टी। यहाँ पर एक चीज आप देखो, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो पहले नाउन के आगे द लगा देंगे, ज़्यादा नहीं सोचना है, द वाटर इन द पॉट इज डर्टी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, बीट डैश बॉयज, तो यहाँ पर होगा बीट द बॉयज, अर्थात कुछ विशेष लड़कों को पीटो। कहने वाला जो स्पीकर है वो कुछ विशेष लड़कों को कह रहा है कि उन्हें पीटना है, ठीक है, बीट द बॉयज, लड़कों को पीटो, अर्थात कुछ विशेष लड़कों को पीटो, ठीक है। यहाँ पर नाउन प्लूरल है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, नाउन यहाँ पर निश्चित है तो द प्रयोग में आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, 20 में हैव यू रीड ऑल डैश बुक्स, तो यहाँ पर भी द प्रयोग में आएगा। क्यों द प्रयोग में आएगा, देखो यदि आप इस तरह से सीधा कह दें कि हैव यू रीड ऑल बुक्स, यानी कि क्या तुम सभी पुस्तकें पढ़ चुके हो, तो सभी पुस्तकों का सेंस होता है दुनिया की सभी पुस्तकें, ऐसा तो कोई कर नहीं सकता है, तो स्पष्ट है कि हम इस तरह से कह रहे हैं कि हैव यू रीड ऑल द बुक्स, यानी कि कुछ विशेष किताबों के बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपने वे सारी पुस्तकें जिन्हें मैं भी जानता हूं आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो स्पष्ट है कि हैव यू रीड ऑल द बुक्स, अर्थात कुछ विशेष पुस्तकों के विषय में पूछा जा रहा है कि क्या आपने उन विशेष पुस्तकों को पढ़ा है या पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, डू यू लाइक डैश टी और डैश कॉफ़ी। अब टी या कॉफ़ी है क्या, अनकाउंटेबल नाउन है ना, सिंपली नो आर्टिकल्स, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है। चलिए अब क्या है, आई लाइक डैश टी ऑफ असम। अच्छा एक चीज़ आप बताओ कि टी क्या है, नाउन है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, असम क्या है, नाउन है, तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो पहले नाउन के पहले द लगा देंगे, आई लाइक द टी ऑफ असम, यानी कि मैं असम के चाय को पसंद करता हूँ, ठीक है। चलिए अब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 23 में डैश डॉग इज डैश फेथफुल एनिमल, ये बहुत आसान है, ठीक है, सिंपली आप बना दो द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 23 तक में आपके कोई भी डाउट्स नहीं बचे होंगे, ठीक है। डैश डॉग्स आर 4 फुटेड एनिमल्स, यहाँ पर एक चीज़ आप देखो, ये यूनिवर्सल सेंस में कहा जा रहा है, डॉग्स आर 4 फुटेड एनिमल्स, यानी कि
कुत्ते चौपाया जंतु होते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेंस में कहा जा रहा है, व्यापक अर्थ में कहा जा रहा है, और नाउन यहाँ पर प्लूरल है, तो सिंपली यहाँ पर नो आर्टिकल्स, क्रॉस मार्क दे देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि डैश डॉग्स आर मैड। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखो, यदि आप डैश को छोड़ देते हैं, डॉग्स आर मैड, इसका क्या मतलब होता है कि कुत्ते पागल होते हैं, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, तो स्पष्ट है कुछ विशेष कुत्तों के बारे में कहा जा रहा है कि कुत्ते पागल हैं। ठीक है, तो नॉन प्लूरल है, डजेंट मैटर। ठीक है, यहाँ पर द प्रयोग कर देंगे कि द डॉग्स आर मैड, अर्थात कुछ विशेष कुत्ते पागल हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, आई डोंट लाइक डैश डॉग्स ऑफ माई नेबर। यहाँ पर एक चीज़ आप देख लो, बहुत आसान है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो पहले नाउन के पहले सिंपली द प्रयोग कर दो। ठीक है, आई डोंट लाइक द डॉग्स ऑफ माई नेबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, डैश डॉग इज माइन। सिंपली आप देखो कि डॉग क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द प्रयोग किया जाता है पूरी जाति का बोध कराने के लिए। ठीक है, तो द डॉग इज माइन, कुत्ता मेरा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, आई एम गोइंग टू सेल डैश डॉग। यहाँ पर एक चीज आप देख लो कि आई एम गोइंग टू सेल, यानी कि मैं बेचने जा रहा हूँ, क्या, डॉग यानी कि कुत्ता, मैं कुत्ता बेचने जा रहा हूँ, तो स्पष्ट है मैं किसी विशेष कुत्ता को बेचने जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्पष्ट है कि यहाँ पर द इस सेंस में भी होगा, या फिर यहाँ पर डॉग क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो इसके पहले आप द प्रयोग कर सकते हैं पूरी जाति का बोध कराने के लिए। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आई एम गोइंग टू सेल ए डॉग कभी भी नहीं होगा। यदि मैं इस तरह से कहता हूँ कि आई एम गोइंग टू सेल ए डॉग, इसका मतलब क्या होता है कि मैं कोई एक कुत्ता बेचने जा रहा हूं, जो कि सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कभी भी आप ए नहीं प्रयोग करेंगे, बल्कि यहां पर द प्रयोग में आएगा। ठीक है, अब अगला सेंटेंस क्या है क्वेश्चन नंबर 29 में कि आई वॉन्ट टू बाय डैश डॉग, तो यहाँ पर आप ए भी प्रयोग कर सकते हैं और आप द भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। आई वॉन्ट टू बाय ए डॉग, अर्थात मैं कोई एक कुत्ता खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, या फिर आई वॉन्ट टू बाय द डॉग, अर्थात मैं वही कुत्ता खरीदना चाहता हूँ, अर्थात कोई विशेष कुत्ता। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू बाय ए डॉग, अर्थात मैं कोई एक कुत्ता खरीदना चाहता हूँ, या फिर आई वॉन्ट टू बाय द डॉग, मैं वही कुत्ता खरीदना चाहता हूँ, कोई निश्चित कुत्ता। ठीक है, कोई विशेष कुत्ता। आई होप कि आप समझ चुके हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, डैश राम ऑफ डैश रामायण इज डैश आइडियल मैन। सबसे पहली बात यहाँ पर आप समझो कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो इस रूल से पहले नाउन के पहले द आएगा। ठीक है, दूसरी बात, अब ये जो रामायण है, ठीक है, क्या है, पवित्र ग्रंथ है, तो होली बुक के नाम के पहले द प्रयोग किया जाता है। सिंपली ये ग्रामर का रूल है कि पवित्र ग्रंथों के नाम के पहले द प्रयोग में आता है, तो यहाँ पर भी इसलिए द आ जाएगा इस रूल से। दूसरी बात कि यहाँ पर क्या है कि डैश आइडियल मैन, अब मैन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले आइडियल क्या है, इसके लिए एडजेक्टिव है, तो हम क्या करेंगे, इस एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के विचार से ए या फिर एन प्रयोग कर लेंगे। आइडियल का प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड आता है, तो यहाँ पर एन प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो द राम ऑफ द रामायण इज एन आइडियल मैन, अर्थात रामायण के राम एक आदर्श व्यक्ति हैं। आई होप कि आज के इस एक्सरसाइज में आप, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक में आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं, सारे कंसेप्ट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे इनकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि आप इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर यदि देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।